हाँ जी जी बच्चे, पंखा बंद करना है, एक बार मिस्टेक करना बंद, वो लास्ट बटन जो ऑन है वो बंद करना। प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत। हमारे पास लास्ट क्लास में टॉपिक हम लोगों ने करा था कंपैरेटिव स्टडी, शुरू कर दी थी हम लोगों ने, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी के अंदर हम लोग दो वर्ड कवर कर चुके हैं। एक था, बोलो एक क्या वर्ड था? डेमोग्राफिक, जहाँ पे लोगों के हालातों के बारे में जब जानकारी ली जाती है कि डेथ रेट, बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, उसको डेमोग्राफिक कंडीशंस कहेंगे। दूसरे नंबर पे क्या है? ग्रोथ इंडिकेटर। दूसरे नंबर पे क्या है? ग्रोथ इंडिकेटर। ग्रोथ इंडिकेटर का मतलब है कि वो इंडिकेटर जो कहीं ना कहीं जीडीपी से है जुड़े हुए, जो किससे जुड़े हुए? जीडीपी से जुड़े हुए। और जीडीपी से जो जुड़े हुए इंडिकेटर है उसमें दो ईयर हम लोगों ने कवर करे। एक तो 1980, बातें नहीं, 1980 और 2000। 1980 में चाइना सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी थी और 2015-16 के अंदर रीजन अगर आ जाए कि क्या नजर आता है कि क्यों अब इंडियन इकोनॉमी की जो स्पीड है वो चाइना या पाकिस्तान से बेटर है, तो क्या लिखोगे कि कहीं ना कहीं बेटर इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोगों ने जब 1991 में करा था उसके बाद काफी चीजें बदली हैं। फिर जो न्यू गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज काफी अच्छी हैं, ठीक है। और कई सारे जो कैंपेन चलाए जाए, जैसे कि इसमें क्या नाम लिख सकते हैं? मेक इन इंडिया। और इन सब के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ये सब बातें मेरे को ध्यान आ रहा है, मैंने आप लोगों से ज्यादा समय करी थी। करेक्ट है। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा जिसके साथ शुरुआत करेंगे दैट इज सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। हेडिंग डाल रहे सब जने, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। इस पे डबल स्टार लगा रहा हूं। अच्छा देखो, अगर बातें करोगे ना तो मेरा ध्यान रखो प्लीज। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, डबल ट्रिपल स्टार लगाया है तो इसका मतलब एक टेबल आपको पेपर में मिल सकती है और वो आपसे पूछ सकता है कि इकोनॉमी किस सेक्टर पर ज्यादा रिलाय कर रही है। तीनों में से किसी भी इकोनॉमी के बारे में पूछ सकता है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है जी। तो पहले तो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन का मतलब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, और टर्शियरी, ठीक है जी। अब इनका एम्प्लॉयमेंट में या जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया की बात करें, ये भी हाइपोथेटिकल वर्ड्स लिख रहा हूं, ठीक है। अभी जब एक्चुअल डेटा होगा वो भी लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए। हमारी देश की जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मान के चले और ऑन एवरेज कितना है? 16%, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 60%, और 24% के आसपास कंट्रीब्यूशन किसका है? तो अगर मैं इसके हिसाब से बोलूं तो देश की जो जीडीपी है, देश की जो क्या है, जो मेनली कौन से एरिया से निकल कर आती है? करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको ही उल्टा करके एम्प्लॉयमेंट पे ले आऊं, किस पे ले आऊं? एम्प्लॉयमेंट। इसको ही कन्वर्ट करके किस पे ले आऊं? एम्प्लॉयमेंट पे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट ऑन एन एवरेज मिला हुआ लगभग कितने परसेंट लोगों को? 44%। लगभग कितने परसेंट लोगों को? 44।
टर्शरी के अंदर अगर आप लोग ऑन एन एवरेज डेटा लेके चलेंगे तो लगभग 30 से 32% लोग हैं, तो मैं 32 लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंडरी में लगभग जो लोगों को रोजगार मिला हो 24 से 25 है, एक छोटा सा डेटा ले लेते 24%। तो नोटिस करने वाली बात है कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे लगे हुए लोग, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का सबसे, तो इसको देखकर क्या पता लग रहा है कि हमारे देश का जो प्राइमरी सेक्टर है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड है, कि वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। लगे हुए कितने परसेंट के लोग हैं, 44। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, मात्र 16%। तो ये सीधे तौर पे बता रहे हैं कि काम करने वाले वर्कर्स की संख्या ज्यादा है बट उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। इसके अपोजिट, इसके कॉन्ट्ररी क्या नजर आ रहा है, जो टर्शरी सेक्टर है वहां पे वर्कर्स कितने लगे हुए, 32%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट मींस हमारे देश का जो सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, वो काफी एफिशिएंटली काम कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? देन इसी पोर्शन को, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है क्या, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। एक सेक्टरल कंट्रीब्यूशन किसमें हुआ बोला मैंने, एक सेक्टरल कंट्रीब्यूशन किसमें बोला मैंने, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों पे ही हमारी चर्चा होने वाली है। तो एक लाइन लिखो और ये ड्राफ्ट भी नोट कर लेना, यहाँ पे इसको ऐसे कंपेयर करके लिखेंगे। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। डन। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन मींस, देखो जरा मीनिंग देखो, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन मींस contribution of different sector, contribution of different sector in GDP और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? या तो जीडीपी में आप कंट्रीब्यूशन देख लो या एम्प्लॉयमेंट में, तो आपका क्या वर्ड बनेगा, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन वर्ड बनेगा। क्या वर्ड बनेगा, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। देन प्लीज इसको नोट करिए फटाफट से, फिर मैं आपको जो आपकी बुक्स में डेटा दे रखा है उसके ऊपर चर्चा करवाता हूँ, कैसे उसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। हेलो, लिख लिए, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को एक डेटा लिखवाया जाए जो कि हमारे को, हेलो हेलो, एक डेटा लिखवाया जाए जो आप लोगों को थोड़ी हेल्प करेगा पेपर में। आप लोग साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। डेटा है 2018 और 19। एक तरफ लिखे सेक्टर
इंडस्ट्री और सर्विस। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। इंडिया का जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% एग्रीकल्चर से, 30% इंडस्ट्री से और 54% सर्विस सेक्टर से। चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है 7, 41 और 52। पाकिस्तान 24, 19, 57। वर्कफोर्स 43, 25, 36। चाइना 26, 28, 46। पाकिस्तान 41। बच्चों बहुत अर्जेंट बात कर रहे हो क्या? कहाँ पे? यहाँ पे। ये है इंडिया का, ये चाइना, ये पाकिस्तान। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, टेबल नोट कर लो, फिर कम से कम 5-7 मिनट की चर्चा होगी क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि ध्यान रखना टेबल फॉर्मेट के क्वेश्चंस ज्यादा आने शुरू हुए हैं। या तो इमेज बनी हुई आएगी कोई, जैसे मैंने एक इमेज देखी थी इंडिया से ना एक पाइपलाइन लगा रखी है और उसमें से पानी के साथ साथ ना दिमाग भी ना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वो बना रखी है, कंट्री के ना फ्लैग लगे हुए हैं। तो वहां से पाइपलाइन से ना वो दिमाग ना कनाडा की तरफ गिर रहे हैं। तो बताओ कौन से कंसेप्ट को शो कर रहा है? ब्रेन ड्रेन। किसको शो कर रहा है? ब्रेन ड्रेन। ठीक है। और फिर उसने पूछा कि भाई क्या है और एक्सप्लेन करो, इसमें प्रॉब्लमेटिक है। तो फिर वो पूरा आप लोगों का कंसेप्ट कहाँ चला गया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। टेबल आएगी, डेटा दे रखा है, कंपैरेटिव करके बताना है कि क्या है। टेबल को नोट करो, 5-7 मिनट चर्चा करते हैं इस टेबल के ऊपर, इसके आंसर में कैसे क्या लिख सकते हैं। कर लो तसल्ली से नोट करें टेबल प्रॉपर्ली। ध्यान रखना डेटा 2018-19 के हैं, तो जो एक तरीके से डिस्कशन है वो सिमिलर ही है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया अभी, डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लिख लिया? शुरू करें डिस्कशन। देखो जरा ध्यान से, करो करो। वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? Those people who are actually working, those people who are actually working। ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में आएगा वर्ड ये। अब तो शुरू करूं। प्लेस, अब देखो जरा बोर्ड पे, इंडिया के कितने % लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं?
कंट्रीब्यूशन कितना है 16%। तो इंडिया के लिए प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर मुझे निकालना हो 16% का योगदान है और वर्कर्स कितने लगे हुए हैं 43। एक बार मोबाइल निकाल के जरा करना 16 डिवाइड बाय 43 करो, मोबाइल निकालो एक बच्चा और वो देखो। ध्यान रखना ये डेटा इसलिए समझा रहा हूँ कि आप बेटर आंसर बना पाओगे अपना। ये किताब में ऐसे डिवाइड करके नहीं दिखाना होता है। 0.37 डन। प्लीज मोबाइल ऑन रखना है, बातें नहीं भाई। अरे चुप हो जाओ भैया। सेकेंडरी सेक्टर में वर्कर्स कितने हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है 1.2। ठीक है जी। मैंने बातें करने को नहीं बोला प्लीज। क्या हो गया बोलो। पहले आपने 16/43 लिखा था फिर अभी तो सही चलो कोई बात नहीं। टर्शरी सेक्टर वर्कर्स कितने हैं 32 और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है 1.6। अब ध्यान से देखो 2 मिनट शांत हो जाओ। बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि तुम प्राउडली वो बात करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। इंडिया को अगर मैं परसेंटेज वाइज कि 1% अगर कोई वर्कर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट जा रहा है, यानी कि मैंने एवरेज निकाल दी। क्या निकाल दी एवरेज। अगर आप प्राइमरी सेक्टर को देखो तो वो 1% वर्कर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है काम में, बट वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना दे पा रहा है मात्र 0.37। यानी कि 1% की मेहनत से ना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र कितना मिल रहा है 0.37। जबकि टर्शरी सेक्टर को नोटिस करो कि वो 1% की मेहनत कर रहा है लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 1.6%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का तीनों क्षेत्रों में से सबसे बेटर जो परफॉर्मेंस है जो एफिशिएंसी वो कौन से सेक्टर में निकल कर आ रही है, तो आप लोग सीधे तौर पर क्या बनाओगे टर्शरी। एंड व्हिच सेक्टर इज शोइंग द वेरी बैकवर्डनेस पुअरनेस क्या आएगा, एंड व्हिच सेक्टर इज शोइंग एवरेज ग्रोथ। तो क्या नजर आ रहा है सेकेंडरी कि भैया 1% की मैंने मेहनत करी और कंट्रीब्यूशन मात्र कितना 1.2%। ये बहुत बेस्ट तरीका होता है किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस को जज करने का। चाइना की तरफ आते जरा। अब चाइना को देख के एक बार जरा बताना, चाइना का जो सबसे ज्यादा, पहले देख के बताओ, चाइना को देख के बताओ चाइना सबसे ज्यादा जीडीपी कहां से कंसीव कर रहा है, सबसे ज्यादा जीडीपी कहां से कंसीव कर रहा है, सर्विस से कर रहे हैं ना। अब इसके आंसर को देखना जरा, देखो जरा। आइए, ये पेपर में क्वेश्चन आया था बिल्कुल बकायदा। प्राइमरी सेक्टर चाइना का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना 7%। वर्कर कितने लगे हुए करना भैया 0.26। यानी कि इंडिया के मुकाबले, चैतन्य बहुत जरूरी बात कर रहा है क्या तू? बात नहीं कर रहा, क्या हंसते हो पूछ रहा है? चाइना इंडिया के मुकाबले, यानी कि जो चाइना है उसका प्राइमरी सेक्टर में दबदबा कंपैरेटिवली इंडिया के कम है। ठीक है जी, सेकेंडरी पर आइए। कितने परसेंट लोग चाइना में लगे हुए काम में सेकेंड, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना चाइना का करना डिवाइड 1.46। ठीक है, टेस्ट पे आओ। कितने वर्कर्स लगे हुए काम में 46%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है 1.13। अब नोटिस करो, क्या समझ में आ रहा है कि जो चाइना की इकोनॉमी है ना वो बहुत एफिशिएंटली, बहुत इफेक्टिवली अगर कहीं से कंट्रीब्यूट कंसीव कर रही है तो वो कौन सा सेक्टर है सर? सेकेंडरी सेक्टर है सर। ध्यान रखना, अगर सिर्फ परसेंटेज पे जाओगे ना, सिर्फ किस पे जाओगे तो परसेंटेज में तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नजर आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना का तीनों सेक्टर में से सबसे अच्छा जो हिसाब किताब है वो कहां पर है, कौन सा? इंडस्ट्रियल।
कहां पर है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन सिर्फ परसेंटेज को देखोगे तो क्या नजर आ जाएगा कि अरे यार ये तो सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे रहे हैं। और सबसे पुअर कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है एज यूजुअल? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है कि थोड़ा बहुत हिंट समझ में आया? पाकिस्तान के लिए ये रहा। पाकिस्तान, हाँ जी, प्राइमरी सेक्टर कितने लोग काम में लगे हुए? 41%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.58। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर पर आओ भाई, 24% वर्कर हैं और कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.79। टर्शरी सेक्टर पर आओ, 35% और कंट्रीब्यूशन 1.62। ठीक है। इंडिया का कितना था? एक बार करना, 54 डिवाइड बाय 32। 68 था पक्का? एक बार कर लो जरा, 54 डिवाइड बाय 32। 68। ठीक है। अब अगर तीनों ही इकोनॉमी को देखा जाए, कंपेयर किया जाए और आपसे पूछा जाए कि किस इकोनॉमी के अंदर सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेटर है, तो आंसर निकल के क्या आएगा सर? इंडिया। और किस इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे बुरा हाल है, तो आंसर निकल के आएगा सर क्या? पाकिस्तान। आया थोड़ा बहुत समझ में? अब होगा क्या, पेपर में आपको ये टेबल दे देगा और कहेगा एक्सप्लेन करो तीनों इकोनॉमीज को लेकर। तो आप लोग जब एक्सप्लेन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल आई हुई है, ये तो मैंने आपको बना के दिखाया, ये आप लोग अगर साइड में कहीं बनाना चाहो तो बना लेना, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब एक्सप्लेनेशन कैसी होगी वो जरा समझोगे। फॉर एग्जांपल मैं पहला अपना पैराग्राफ बना रहा हूँ इंडिया के लिए। आफ्टर ऑब्जर्विंग द अबव डेटा वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी कंसीडरिंग हाईएस्ट GDP from the service sector and this sector work very efficiently while primary sector working at it still backward, ये still bad technology या फिर poor technology, जो भी आप लोग को वर्ड वहां पे याद रहता है, while the industrial sector of the India is working at moderate level। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे लेवल पे वर्क कर रहे हैं? मॉडरेट। ठीक है कि नहीं? 2-3 लाइनें हो गई, पैराग्राफ एक लाइन पे गैप दिया, चाइना के लिए लिखने लगेंगे। चाइनीज इकोनॉमी शोइंग एफिशिएंट परफॉर्मेंस इन सेकेंडरी सेक्टर, आफ्टर इट्स मेजर कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम सर्विस सेक्टर एंड लीस्ट कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। ठीक है कि डन। पाकिस्तान के पास आते हैं, पाकिस्तान में शो करोगे पाकिस्तानी इकोनॉमी शोइंग पुअर परफॉर्मेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर while good performance in tertiary sector because major contribution of Pakistani GDP is coming from service sector। Then डेटा अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन कर पाओगे पेपर में, है कि नहीं? अगर डेटा समझ में नहीं आया तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आएगी। अब एक बार मेरे को दोबारा बताओ, डेटा समझ में आया प्रॉपर, कैसे इसको यूज करना है? डन। ये टेबल थोड़ी समझ में आई जो नीचे की बनाई है? पेपर में सिर्फ ये देगा और आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी। ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए बनाया है। ये किसी भी इकोनॉमी की सेक्टर्स को जज करने का तरीका होता है, ठीक है? अगर आप बनाना चाहो तो किसी साइड के पेज में ये जो अपना साइड होता है वर्किंग नोट वगैरह वहां बनाओ, नहीं तो इसको बनाने के लिए आपको खुद ब खुद देख के पता लग जाएगा कि परसेंटेज जब आप डिवाइड करोगे ना तो देख के पता लग जाएगा। देन ये आपके आंसर में दिखना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। शब्दों में दिख जाए एफिशिएंटली, पुअर, बैकवर्ड, ये वर्ड नजर आ जाएंगे, लेकिन ये डेटा नहीं दिखना चाहिए।
क्योंकि डेटा ये सब जगह अप्रूव्ड नहीं है। अगर अप्रूव्ड होता तो किताबों में भी होता है कि नहीं। तो ये सिर्फ एक समझने का तरीका है। ये समझने का क्या होता है तरीका। जो बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन होते हैं जब किसी भी इकोनॉमी को जज करते हैं तो इसी लेवल पे जज करते हैं कि ये सिंपल मैनर में लेके चलो कि इकोनॉमी वर्क किस तरीके से कर। सर कैसे पता चलेगा डेटा लिख सकते हैं पेपर में? हाँ बोलिए तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया लिख दिया, इंडिया के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे कि जीडीपी ऑफ इंडिया या एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटिंग 16% इन टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया while service sector contributing 54%, which is showing that service sector is far better than the agriculture sector. आपके वर्ड ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को पढ़कर मजा आने लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत करके लिखा हुआ है। डन। वो वर्ड नहीं आ रहे तो ये दिमाग में है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज ये नोट कर लीजिए और इसको फिर आगे लेके चलते हैं। प्लीज फटाफट से नोट करो भाई इन सब को, ये भी नोट कर लो। तो मैं थोड़ा सा इसको फर्स्ट रैंक देता हूँ यहाँ पर। कर लिए नोट। एक भी क्लास टेबल डन हो गई। एक इन्वर्टेड कोमा में ना एक थोड़ा सा पैराग्राफ बनाओ छोटा सा। आफ्टर ऑब्जर्विंग द डेटा, आफ्टर ऑब्जर्विंग द अबव डेटा, we can say that China's growth, we can say that China's growth contributed by is contributed by manufacturing and service sector. Growth contributed by the manufacturing and service sector. And India's growth majorly contributed by service sector. अच्छा, सर्विस सेक्टर के अंदर तेजी से बढ़ना, इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर का तेजी से बढ़ना, उसके पीछे की वजह क्या होगी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या? ग्लोबलाइजेशन। क्या होगा? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद ही हमारी कंट्री में ना बड़ी बड़ी कंपनियों ने ना दस्तक दी है सर, और खासकर एमएनसी ने सर्विस सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में। किस फील्ड में? सॉफ्टवेयर। तो इसके साथ हम एक लाइन ऐड करेंगे जरूर। सर्विस सेक्टर आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या ब्रैकेट में वर्ड लिखना? मेनली ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, ग्लोबलाइजेशन। डन। अच्छा जी, कोमा। Pakistan has shown decrease in all the three sectors. तो जो लिखा वहां पे तो लिखा। Pakistan has shown decrease in all the three sectors as compared to India and China. ठीक है, as compared to India and China. Done. तो ये है एक टेबल के ऊपर जो चर्चा की जा सकती है आप लोगों से। एक और टेबल बना रहा हूं, ठीक है।
जाते नहीं। नेक्स्ट हेडिंग अपने पास टेबल वो उसमें यूजलेस रही वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने यहाँ के जो उसके उस देश में जो लोग रहते हैं उनका कितना डेवलपमेंट करता है। इसमें 1 में से मार्क्स मिलते हैं। कितने में से मार्क्स मिलते हैं? अगर मान लो इंडिया के जो लोग हैं उनको मार्क्स मिले जैसे जितना मुझे याद है ऑन एवरेज 0.6 के आसपास मार्क्स मिलते हैं इंडिया को, कुछ ये मार्क्स मिले, ठीक है, ठीक है, एवरेज मान लेते हैं। तो 0.64 मार्क्स मिले में आउट ऑफ 1। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि भारत अपने देश के लोगों का मात्र कितना % डेवलपमेंट कर पाता है? 64, यानी कि 36% लोग अभी भी क्या है भारत की, क्या है वो अनप्रोडक्टिव है। क्या है? या ये कह लो 36% अभी भी उनकी डेवलपमेंट हो सकती थी बट वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। चाइना ने पिछले साल अपनी कंट्री के अंदर एक $930 बिलियन खर्च करे एजुकेशन पे बच्चों की, और वहां की पॉपुलेशन लेके चलो 140 करोड़, जबकि इंडिया ने खर्च करे मात्र $19 बिलियन 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में। अब फर्क इसी बात से समझ लो, ठीक है। अटेंडेंस कवर करो, ठीक, और फिर इंटरनेट की तरफ भी चले जाए। नंदिनी, दीपा, भूमि, अंश आया, मिष्टी, नैंसी, ध्रुव, अनमोल, नंदिनी, लक्षिता, कनिका, राधिका, जेसिका, भविष्य, जागृति, जय, हरमन, प्रियंका आई है, मोहित, यश, श्रुति, तान्या, गर्ग, प्राची, सुमित, जयकिता, डिम्पी, यश, हितांशी, प्रिया, माही, नंदिनी, मुस्कान, अंशुल, आदित्य, तुषार, अच्छा वो हाँ नहीं एब्सेंट है, मैं तो भूल ही गई सॉरी। कोई ऐसा बच्चा है जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? इनकी नहीं अटेंडेंस हो रही है, दोनों की बैठ, इन दोनों का ध्यान रखना। ये तो इससे तो साले बैच में होती रहती है। हाँ भाई प्लीज, मैम तो ऐसे टीका वीका लगा के आएंगे, ध्यान रखना। जिसकी फीस पेंडिंग, किसकी फीस पेंडिंग है भाई? ठीक है, ध्यान रखना। मैम कह रही है कि सर दिसंबर के बाद एंट्री मत देना इनको। हैप्पी न्यू ईयर भी हो गया, हैप्पी न्यू ईयर बहुत पढ़ा लिया। कोशिश करो बच्चों टाइमली फीस डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा इंटरनेट की हेल्प लेते हैं अब इस टॉपिक को समझने के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समझने के लिए थोड़ी इंटरनेट की हेल्प ली जाए, जरा कि आप लोगों को दिखाया जाए कि क्या क्या इसके अंदर टॉपिक शामिल किए जाते हैं।
आते नहीं प्लीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जरा समझते हैं कि क्या इसका कंसेप्ट है, क्या होगा इसको। आगे के बाद और आगे एक तो आधी टेंशन में मक्खी नहीं दे पासवर्ड वगैरह कहाँ से चलो छोड़ो। आओ जरा वापस आते हैं इस पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कंट्री अपने देश के लोगों का कितना डेवलपमेंट कर पाती है। इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं 1 में से। अगर मान लो जैसे इंडिया के 1 में से 0.64% मार्क्स हैं तो वो इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया अपने देश के लोगों का लगभग 64% तक ही क्या कहते हैं डेवलपमेंट कर पाता है। 36% अभी भी इंडियन लोग प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं है। बेसिकली क्या कहते हैं उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हुई है, एजुकेशन के मामले में वो सही नहीं है, ठीक है, हेल्थ के मामले में वो सही नहीं है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी दुनिया के सबसे ज्यादा अगर कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो, अगर उससे प्रभावित कोई बच्चे कहीं पर हैं तो वो इंडिया में से, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जरा छोटा सा कंसेप्ट लिखो पहले। लिखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is an important indicator. Human development index is an important indicator of socio-economic development. Socio-economic development, indicator of socio यानी कि social economic development, full stop. Higher value of HDI, higher value of HDI shows the higher level of growth and development of a country, ठीक है, डन। अब जब इस इंडेक्स को बनाया जाता है, तो क्या क्या चीजें शामिल की जाती है आप लोग वो लिख रहे हैं। तो एक लाइन का याद देके लिखिए, फॉलोइंग indicators consider in
preparing HDI. Following indicators considering preparing HDI. पहला पॉइंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है. सेकेंड वन एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग. पहला हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा हो गया एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग. तीसरा पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. अगला ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है. अगला पॉइंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाँ जी याद है मीनिंग इसका, ठीक है. अगला पॉइंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म दे रही है और उस दौरान उसकी अगर मौत हो जाए तो उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. ये कंपैरिजन के लिए 1 लाख जब डिलीवरी होती है उस पर कंपेयर किया जाता है कि 1 लाख अगर बच्चों को जन्म दिया जा रहा है तो उस दौरान कितनी महिलाओं की डेथ हो गई, ठीक है जी. अगला पॉइंट बेसिक सैनिटेशन. बेसिक सैनिटेशन पेपर में एक बार आया था बिलो पॉवर्टी लाइन वाला पॉइंट, तो ध्यान रखना इस बार हो सकता है कोई और सा पॉइंट आपको ऐड करके दे दे. बेसिक सैनिटेशन, ठीक है. अगला पॉइंट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है. और अगला पॉइंट दे रखा है पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड. पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड, ठीक है. डन, ये पॉइंट हो गए. अब इन सारे पॉइंटों को कवर तो कर लिया जाता है, इन सारे पॉइंटों को कवर कर लिया जाता है, लेकिन एक चीज है जो छोड़ दी है समझदार लोगों ने. जो भी इसको बनाते हैं ना उनको समझदार लोग ही कहा जाएगा, तो इसके एक्सेप्शन में आ जाएगा वो पॉइंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ना HDI में एक चीज जो शामिल नहीं की जाती, दैट इज क्या नहीं शामिल किए जाते, लिबर्टी इंडिकेटर्स. अगर लिबर्टी इंडिकेटर्स शामिल किए जाए, बातें नहीं वही, अगर लिबर्टी इंडिकेटर शामिल किए जाए तो लिबर्टी इंडिकेटर के मामले में इंडिया तो आ जाएगा टॉप पे, उसके बाद आएगा पाकिस्तान, और सबसे कम लिबर्टी आएगी किसमें, चाइना में. और अगर ये आ जाए ना तो चाइना की रैंकिंग बहुत नीचे गिर जाएगी सर. ये नहीं शामिल किया जाता, इसी वजह से चाइना अभी इस HDI के मामले में मैं अगर आपको रैंकिंग बताऊं ना तो चाइना की रैंकिंग कुछ 87 है और इंडिया की रैंकिंग कुछ 130 पे आती है और पाकिस्तान की रैंकिंग होगी लगभग 150 के आसपास, 154. फर्क देखिए सर, चाइना हम लोगों से इतना आगे है इस इंडेक्स में भी जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां पे उन्हीं पॉइंटों को शामिल किया गया है जिसमें चाइना ऑलरेडी आगे था. अगर एक पॉइंट जिसको क्या बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर, उसको भी शामिल किया जाए ना. अच्छा, लिबर्टी 2 प्रकार की होती है सर, एक होती है पॉलिटिकल लिबर्टी और एक होती है सोशल लिबर्टी. पॉलिटिकल लिबर्टी में जैसे आप किसी भी नेता को कुछ भी बोल रहे हो, चाइना के बारे में बताया ना, हम कुछ बोल रहे थे, हम सब वो उनके खुद के देश के लोग छोड़ो, हांगकांग और चाइना के खुद के देश के लोग छोड़ो, मैं बाहर का हूँ, मैं भी नहीं बोल सकता सर. और हमारे इंडिया में तो सर आप लोग पता ही राजनेताओं के साथ हम लोग क्या क्या करते हैं सर. मोदी जी के पुतले भी फूंक रहे हैं, केजरीवाल को इंक भी फेंक के मार रहे हैं, ठीक है. और क्या कहते हैं भाई, किसी भी पॉलिटिकल नेता को उसके अगर आप लोग जाओगे ना उसके क्या कहते हैं उसके खिलाफ वीडियो बना के, राहुल गांधी को यार कितना ट्रोल करते हैं, ठीक है कि नहीं. इतना वो डिजर्व भी नहीं करता लेकिन उससे ज्यादा ट्रोल कर देते हैं उसको, है कि नहीं. और अरविंद केजरीवाल के साथ भी सीन यही है, मोदी जी को ट्रोल कर नहीं पाते लेकिन उनके भी चर्चे काफी ज्यादा हैं, है कि नहीं.
नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, राहुल के लिए नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये जो इतना हम लोग बोल पा रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ लिबर्टी। अच्छा जी, अब सोशल लिबर्टी का एग्जांपल एक और सुनिए। जो आजकल इंस्टाग्राम है उस पर जिस तरीके की रील्स स्प्रेड हो रही हैं, जिस तरीके की रील्स हमारी इंस्टा फीड पर आ रही है, वो सीधे तौर पर एग्जांपल है कि सब जने इसलिए वो इतना सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि सामाजिक रूप से सबको आजादी मिली हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को आजादी देता है। एक समय था 2020 का, जब कोविड हुआ था ना, तो टिकटॉक बड़ा फेमस था सर, और उसमें ना ऐसे ऐसे खतरनाक ना इतनी ऊंची ऊंची पैंट पहन के ना लड़के आते थे। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और ऐसे धाए हाथ से ना गोली चला दो धाए, और वो सामने वाला, वो मतलब देख के ना हंसी आती है बहुत ज्यादा यार। बट चाइना में बैन है सब कुछ, ये सब चाइना में इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब बैन है। चाइना व्हाट्सएप की जगह पर क्या यूज करता है मैंने बताया था, वीचैट। उनका अपना प्लेटफॉर्म है सर, हम नहीं यूज करेंगे किसी भी अमेरिकन ऐप को जब हम खुद बना सकते हैं। हमारे वालों को ऐसी मौत आ जाती है ना, व्हाट्सएप छोड़ो स्नैपचैट भी हमने इसे डाउनलोड कर रखा है। और मैंने तो आपको इंसिडेंट बताया था, मैंने डाउनलोड करा, मेरे को तो बंदे फोटो भेज रहे हैं ना यार, पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान रखना लिबर्टी है। तो अगली क्लास में इंटरनेट अगर ऑन हो जाएगा प्रॉपर्टी, तो इस वाले टॉपिक को खत्म करके चैप्टर को एंड करूंगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा से कुछ एक टेबल बनानी है, उसको कंफर्म करेंगे, देन उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चों।